प्यारे बच्चों, आज हिंदी विषय में अध्ययन करेंगे पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर। और इसके लेखक हैं यतीश अग्रवाल। तो बच्चों, इस पाठ में बताया गया है कि रक्त हमारे शरीर के लिए कितना आवश्यक है और रक्त में कौन कौन से कण पाए जाते हैं तथा रक्तदान करना किसी को जीवन दान देना है। तो इसी से संबंधित यह लेसन है, तो सभी बच्चे ध्यान देंगे। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूँ तो वह शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता। भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है, जांच कराकर देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। वहां अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। तो अनिल की बहन है दिव्या, तो उसे वह डॉक्टर के पास ले जाता है। और अनिल की छोटी बहन जो दिव्या, वह बहुत कमज़ोर थी। वह हमेशा थकान महसूस करती थी और किसी काम में उसका मन न लगता। भूख भी उसे पहले से कम लगने लगती थी, इसलिए वह उसे अस्पताल ले गया और वहां डॉक्टर ने बताया कि उसके खून की जांच की जाएगी। लगता है कि उसमें खून की कमी है। और वहां अस्पताल जाता है तो वहां उसे डॉक्टर दीदी जो है दिखाई देती, जो उसकी जान पहचान में होती है। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल, कैसे आना हुआ। अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। तो जो डॉक्टर दीदी है वह कहती है, बताओ अनिल, यहाँ आना कैसे हुआ। तो अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल, तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। तो वह जो डॉक्टर दीदी है वह उसकी उंगली से रक्त की कुछ बूंदें ले लेती है, एक शीशी में डालती है और स्लाइड में रख लेती है और अनिल से कहती है कि तुम कल इसकी रिपोर्ट ले जाना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे में दरवाजे पर दस्तक दी। भीतर से आवाज आई, आ जाओ। अनिल के कमरे में प्रवेश अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थीं। दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी में बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पूंछती हुई बोली, अनिल, दिव्या को एनीमिया है, चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। तो अनिल अगले दिन रिपोर्ट लेने अस्पताल जाता है। तो वह जो डॉक्टर दीदी है वह सूक्ष्मदर्शी जिसको माइक्रोस्कोप कहते हैं, उसकी स्लाइड से जांच करती है और थोड़ी देर बाद वह उस जांच को पूरा करती है और अनिल से कहती है कि दिव्या को एनीमिया है, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है, ये कुछ दिनों में दवाइयाँ ले लेगी तो ठीक हो जाएगी। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। वह बोला, दीदी, एक सवाल पूछूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी, उसने पूछा। तो उसके मन में जानने की इच्छा हुई कि दीदी, मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ कि जो एनीमिया, ये इसका अर्थ है क्या। यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा, डॉक्टर दीदी ने कहा। फिर बोली, अनिल, देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। एक भाग वह जो तरल है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। तो वह डॉक्टर दीदी कहती है कि तुम्हें इसे एनीमिया को जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा। तो वह बोलती है कि अनिल, देखने में रक्त जो है वो लाल द्रव जैसे होता है, किंतु अगर हम माइक्रोस्कोप की सहायता से देखें, उसे सूक्ष्मदर्शी की सहायता देखें, तो वह कई रहस्य अपने में छुपाए हुए हैं। और मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। एक भाग जो तरल होता है, दूसरा भाग प्लाज्मा उसे हम कहते हैं। वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद, कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं, जिन्हें बिंबाणु, प्लेटलेट कण कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, ये हैं लाल रक्त कण। डॉक्टर दीदी थी, वो अनिल को समझा रही हैं कि कुछ सफ़ेद कण होते हैं, कुछ लाल कण होते हैं, कुछ कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। और इतना कहते ही वह अनिल को बुलाती है और सूक्ष्मदर्शी स्लाइड रख देती है और अनिल को कहती है कि देखो, यह जो लाल रक्त कण है ये किस प्रकार से दिखाई देते हैं। स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा था अनिल। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हूँ। तो वह स्लाइड को देखता है सूक्ष्मदर्शी की सहायता से और वह आश्चर्यचकित हो जाता है। वह कहता है, दीदी, ये तो ऐसे लग रहे हैं, इतने सारे कण ऐसे लग रहे हैं जैसे छोटे छोटे बालूशाही जो मिठाई उसकी तरह दिखाई दे रहे हैं। हाँ, दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं, गोल और दोनों तरफ अवतल यानी बीच में दबे हुए। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। यदि हम एक मिली
मीटर रक्त ले तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नजर आता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है। 4 महीने के होते होते नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, कुछ आज, कुछ कल, कुछ उससे अगले दिन। तो जो डॉक्टर दीदी है वह अनिल को समझाते हुए बोलती है कि ये जो लाल कण जो बालूशाही की तरह दिख रहे हैं, इनकी संख्या लाखों में होती है और 1 मिलीमीटर रक्त में तो ये 40 से 55 लाख कण इनमें मिले हुए रहते हैं और इनके कारण ही हमें रंग जो है रक्त का रंग लाल दिखाई देता है। कभी कभी जो नष्ट हो जाते हैं, ये बनते रहते हैं, धीरे धीरे नष्ट होते हैं। कुछ आज हुए, कुछ कल हुए, कुछ अगले टाइम हुए या अगले दिन होते हैं। तो ये धीरे धीरे ये कण इस प्रकार से समाप्त भी होते रहते हैं और बनते भी रहते हैं। तब तो कुछ ही महीनों में ये खत्म हो जाते होंगे, अनिल ने कहा। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी, बोली, नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। तो अनिल कहता है जब ये कण इस प्रकार से नष्ट होते रहते हैं तो एक दिन ये समाप्त हो जाएंगे। तो डॉक्टर दीदी मुस्कुराती है और कहते हैं ऐसा नहीं है, ये कण नष्ट होते हैं लेकिन उनकी जगह नए कण बन जाते हैं या नए कण उनका स्थान ले लेते हैं। हड्डियों के बीच में भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लोह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की जरूरत होती है। या पौष्टिक आहार लेते हो, हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। तो वह जो डॉक्टर दीदी है वह बोलती है ये कण बनते रहते हैं लेकिन इनके निर्माण के लिए हमें प्रोटीन, लोह तत्व, आयरन, विटामिन, इस प्रकार जो पौष्टिक आहार है, हरी पत्तेदार सब्जियां, फल हो गए, दूध, अंडा, इस प्रकार से हमें इनका सेवन करना पड़ता है, तब जाके ये कण बनते हैं। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों का आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। नतीजा यह होता है कि रक्त कण बन नहीं पाते, रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। तो वह आगे बोलती है यदि कोई उचित आहार न ले, प्रोटीन न ले, विटामिन से युक्त भोजन न ले तो यहाँ जो कण है यहाँ नहीं बनते हैं, जिससे उन्हें रक्त की कमी हो जाती है। और इसी रक्त की कमी को, जो लाल कण है उसी कमी जब हो जाती है तो इसी को एनीमिया रोग कहते हैं। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बचे रह सकते हैं? अनिल ने सवाल किया। दीदी बोली, हाँ, यह कहना काफ़ी हद तक सही होगा। यूँ तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। ये कीड़े प्रायः दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अतः इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। तो दीदी कहती है, जो डॉक्टर दीदी है वो कहती हैं कि यह कई कारणों से हो सकता है, लेकिन जो हमारे देश में है ये मुख्यतः यह पौष्टिक आहार न लेने की कमी से ही होता है। अगर हम पौष्टिक आहार न लें, इस प्रकार से हमें एनीमिया रोग हो जाता है। तो इसलिए हमें उचित संतुलित आहार जिसको कहते हैं उसको लेना चाहिए। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लें और साफ पानी ही पिएं। और हाँ, अनिल, एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर न घूमें। तो डॉक्टर दीदी आगे बोल रही है कि भोजन से पूर्व हमें अच्छी तरह हाथों को धो लेना चाहिए, साफ पानी पीना चाहिए और कुछ इस प्रकार के जो कीटाणु होते हैं जो हमारी त्वचा में चले जाते हैं तो हमें खुले में शौच नहीं करना चाहिए। शौच के लिए हमें शौचालय का ही प्रयोग करना चाहिए और इधर उधर नंगे पैर नहीं घूमना चाहिए। दीदी, यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने, अनिल बोला। वह पल भर सोच में डूबा रहा, फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफेद कण और बिम्बाणु प्लेटलेट कण भी होते हैं, शरीर में उनका क्या काम है? तो उसने कहा, दीदी आपने तो बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है। आपने बताया था कि जो सफेद कण है और बिम्बाणु जो प्लेटलेट कण है वो भी हमारे शरीर में होते हैं, इनका क्या काम होता है? दीदी बोली, सफेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं, सफेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और जहां तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते। बस संक्षेप में यूँ मान लो कि वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। तो डॉक्टर दीदी वो बोलती है कि जो सफ़ेद कण है वास्तव में वह एक वीर सिपाही की भांति हमारे शरीर में कार्य करते हैं। जिस प्रकार एक सिपाही अपने देश की रक्षा करता है,
उसी प्रकार से सफ़ेद कण हमारे शरीर में रोगाणु से हमारी रक्षा करते हैं और उन रोगाणु से लड़ते हैं, जिससे वो हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। और बिंबाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। बिंबाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है, जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। तो बिंबाणु काम होता है वह हमारे शरीर को खून है बहने से रोकता है, उसका एक थक्का जमा लेता है, खून बहना बंद हो जाता है। और प्लाज्मा में एक विशेष प्रकार किस्म का प्रोटीन होता है जो हमारी रक्त वाहिका जो है उस कटी फटी दीवार से मकड़े की जाली की तरह वो जाला बना देती है, एक थक्का बना देती है, जिससे खून का रिसाव रुक जाता है। अनिल बोला, दीदी लेकिन घाव गहरा हो तब तो खून बहता ही चला जाता है। हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। जरूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टांके भी लगाने पड़ सकते हैं, किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने से रक्त का बहाव कम हो जाता है, जो उस व्यक्ति के लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की जरूरत भी पड़ सकती है, दीदी ने समझाते हुए कहा। तो जो डॉक्टर दीदी है उन्होंने समझाया कि जो अगर ज़्यादा खून बह रहा है तो हमें उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। अगर खून बहना बंद नहीं हो रहा है तो उसको जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाएं। हाँ, डॉक्टर के पास ले जाने से पहले हमें उस जगह को कपड़े से बांध देना चाहिए ताकि जो खून का जो रिसाव है वह कम हो सके, खून का बहना बंद हो सके या कम हो सके। तो इस प्रकार से डॉक्टर दीदी उसको समझा रही है अनिल को। अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता है। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांट दिया गया है। जरूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। लेकिन जरूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं, तब अनिल ने पूछा। तो दीदी ने कहा, ऐसा नहीं है। अगर खून ज़्यादा बह जाता है तो हमें उस व्यक्ति के लिए उनकी आवश्यकता होती है और हम किसी का भी खून नहीं ले सकते हैं। जिसको खून की कमी है, किसी को खून चढ़ाना है, तो वह जो खून है वह 4 वर्गों में बटा हुआ रहता है। उसी वर्ग का खून हम उस व्यक्ति को दे सकते हैं जिसमें खून की कमी हो। ऐसी आपात स्थिति के लिए ही ब्लड बैंक बनाए गए हैं। प्रायः हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं जहां सभी प्रकार के रक्त समूहों का रक्त तैयार हो जाता है। किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें, दीदी ने कहा। तो डॉक्टर दीदी ने अनिल से कहा कि जो ऐसी आपात स्थिति है, किसी को अगर खून की आवश्यकता पड़ जाती है, तो हमें बड़े बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक, ब्लड बैंक बनाए जाते हैं जहां खून को सुरक्षित रखा जाता है और इन ब्लड बैंकों को रक्त भंडार में इनको सुरक्षित रखा जाता है और समय आने पर हम उस रक्त को उस व्यक्ति तक दे सकते हैं या उस व्यक्ति को चढ़ा सकते हैं जिसको आवश्यकता हो। क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? अनिल ने पूछा। नहीं, अभी तुम छोटे हो। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। प्राय यह समझा जाता है कि रक्तदान करने में कमजोरी हो जाएगी, किंतु यह विचार बिल्कुल निराधार है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून, इसमें से यदि कुछ रक्त किसी जरूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी, दीदी समझाते हुए बोली। फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूंगा, अनिल ने कहा। शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा। तो डॉक्टर दीदी अनिल को समझाते हुए बोली कि अभी तुम रक्तदान नहीं कर सकते। अनिल ने पूछा, क्या मैं रक्तदान कर सकता हूँ? तो डॉक्टर दीदी ने उत्तर दिया, नहीं, अभी तुम 18 वर्ष के नहीं हुए हो। 18 वर्ष से अधिक के व्यक्ति ही दान कर सकता है और एक समय में लगभग एक व्यक्ति से 300 मिलीलीटर ही रक्त लिया जाता है। और अधिकतर यह धारणाएं मानी जाती है कि रक्तदान करने से कमजोरी आ जाती है। यह बिल्कुल मिथ्या बात है, यह बिल्कुल निराधार है। हमारा जो शरीर है, अगर हम संतुलित आहार लेते हैं, पौष्टिक आहार लेते हैं, तो हमारा जो रक्त है वह कुछ दिन में ही बनकर तैयार हो जाता है और हम रक्तदान करके ही दूसरे लोगों की मदद कर सकते हैं ताकि किसी का जीवन बच सके। और फिर अनिल कहता है कि मैं नियमित रूप से भी रक्तदान करूंगा। तो वह डॉक्टर दीदी अनिल को शाबाश बोलती है और उसकी पीठ थपथपाती है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने अध्ययन किया यतीश अग्रवाल द्वारा जी लिखित रक्त और हमारा शरीर। इस पाठ का हमने अध्ययन किया और सभी बच्चे इस पाठ को पढ़ने का अभ्यास अवश्य करेंगे।